एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम तांजीरो है वह अपनी जख्मी बहन को पीठ पर लाद कर उसका इलाज करने ले जा रहा है। वास्तव में तांजीरो अपने परिवार अपने भाई बहन को न्यू ईयर के समय उन्हें किसी चीज की कमी न हो इसके लिए कोयला बेचकर पैसा कमाने दूर गांव की तरफ जाता है। तांजीरो की खासियत है कि उसका सिर हथौड़ा जैसा स्ट्रॉन्ग है और उसकी सूंघने की क्षमता गजब की है। वह अपने इस क्षमता से कई लोगों की मदद भी करता है। शाम को जब वह अपने सारे कोयले बेचकर घर जा रहा होता है तो एक आदमी उसे रात को सफर न करने की सलाह देता है क्योंकि रात को डीमन लोगों का शिकार करते हैं। तांजीरो उस आदमी के यहाँ रुक जाता है। सुबह वो अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके परिवार के सारे लोग खून से लथपथ हैं और मारे गए हैं। बस उसकी एक बहन नेजिको जो कि पूरी तरह मरी नहीं है वह उसे बचाने के लिए ही इलाज करने ले जा रहा है। तभी नेजिको डीमन का रूप लेने लगती है और तांजीरो पर अटैक करने लगती है। तांजीरो को लगता है कि कहीं नेजिको ने ही तो उसके परिवार को नहीं मारा, पर उसके हाथ या मुंह में खून के निशान न होने के कारण और उस जगह किसी दूसरे इंसान का स्मेल पाने के कारण वह यह मान लेता है कि यह काम नेजिको का नहीं है। नेजिको तांजीरो पर हमला कर रही होती है कि तभी एक आदमी अपने स्वॉर्ड से नेजिको का गला काटने ही वाला होता है, लेकिन तांजीरो नेजिको को बचा लेता है। वह आदमी एक डीमन स्लेयर होता है। उसका नाम है टोमियोका गियू। वह तांजीरो को बताता है कि नेजिको एक डीमन है और उसका काम डीमन को मारना है। तांजीरो उसे ऐसा करने से रोकता है। वह अपनी बहन को डीमन से वापस इंसान बनाना चाहता है पर गियू नहीं मानता। वह नेजिको को मारने ही वाला होता है कि तांजीरो उस पर हमला कर देता है, पर वह गियू को छू भी नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तभी नेजिको झटके से गियू को दूर फेंक देती है और तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लगती है। यह देखकर गियू चौंक जाता है क्योंकि डेमन इंसानी खून भूखे होते हैं। उसके लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो उसके परिवार के लोग ही क्यों ना हो। लेकिन नेजिको ने ऐसा नहीं किया। गियू को लगता है कि उनमें कुछ खास बात है। वो दोनों को छोड़ देता है। गियू उन्हें कहता है कि वो माउंट सागिरी के नीचे रहने वाले एक इंसान ओरुकोदाकी से जाकर मिले। वो तांजीरो से कहता है कि नेजिको को धूप में ना लाए क्योंकि डेमन धूप में मर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने परिवार को दफनाकर ओरुकोदाकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नेजिको को धूप से बचाने के लिए तांजीरो एक टोकरी बनाता है जिस पर नेजिको बैठ जाती है और वे लोग सफर जारी रखते हैं। रास्ते में उनकी भिड़ंत एक डीमन से हो जाती है। वो दोनों मिलकर उस डीमन से लड़ने लगते हैं। नेजिको उस डीमन के गले को धड़ से अलग कर देती है, फिर भी वो डीमन नहीं मरता और उन पर हमला करने लगता है। लेकिन किसी तरह तांजीरो उस डीमन को पेड़ पर फंसाने में कामयाब होता है। तभी वहाँ मास्क पहने एक आदमी आता है। वो तांजीरो को उस डीमन को मारने के लिए कहता है, पर तांजीरो उसे मार नहीं पाता। वह मास्क पहना आदमी तांजीरो के अंदर से डीमन के प्रति काइंडनेस और इम्पैथी सेंस करता है जो कि उसे कमजोर बना रही थी। तभी धूप आती है और वो डीमन जल जाता है और मर जाता है। वह मास्क पहना आदमी ओरुकोदाकी होता है जो कि तांजीरो को अपने डिसीजन न ले पाने की क्षमता पर डांटता है। वह उसकी मदद तभी कर सकता है यदि वो डीमन स्लेयर कॉर्प में शामिल होने के तांजीरो इसे मान लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक साल की कड़ी मेहनत के दौरान तांजीरो कई सारे स्किल्स को हासिल करता है। ट्रेनिंग के आखिरी टास्क में ओरुकोदाकी उसे एक बड़े से बोल्डर को 2 टुकड़ों में स्लाइस करने के कहते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं पर वह उस बोल्डर को 2 टुकड़ों में बांट नहीं पाता। वह हार जाता है। तभी उसे वहाँ माकानो और साबिटो मिलते हैं जो तांजीरो को उसकी असली एबिलिटी और उसके वीकनेस का एहसास कराते हैं। ये दोनों ओरुकोदाकी के ही स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद 6 महीने की और ट्रेनिंग के बाद तांजीरो उस बोल्डर वाले जगह पर आता है और आखिरकार साबिटो को हराकर वह बोल्डर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। इसके साथ ही वो दोनों गायब हो जाते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प के फाइनल सिलेक्शन में ओरुकोदाकी के काफी स्टूडेंट मर चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तांजीरो भी फाइनल सिलेक्शन के लिए जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा मुश्किल टास्क तांजीरो को दिया था, पर तांजीरो ने यह भी पूरा करके दिखा दिया। ओरुकोदाकी को अब विश्वास है कि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प में शामिल जरूर होगा। वो उसे एक मास्क भी देते हैं जो कि उसे किसी भी तरह के हार्म से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो अपनी बहन को देखकर अगले दिन फाइनल सिलेक्शन के लिए निकल जाता है। जाते हुए वो साबिटो और माकोमो का नाम लेता है। ओरुकोदाकी सोचता है कि उसके इन 2 मरे हुए स्टूडेंट का नाम तांजीरो को कैसे पता। वास्तव में बोल्डर के 2 टुकड़े करने के दौरान साबिटो और माकोमो की आत्मा ने तांजीरो की मदद की होती है। वे दोनों फाइनल सिलेक्शन के दौरान डीमन से लड़ते हुए मरे हुए होते हैं। उसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के एंट्रेंस में पहुंचता है। वहाँ 2 गाइड उन्हें बताती है कि यहाँ अंदर कई सारे डीमंस हैं जिन्हें डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन ने पकड़कर डाला है। वो डीमन यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि यहाँ वेस्टेरिया ट्री है जो डीमन को पसंद नहीं है और आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए इस माउंटेन के जंगलों में 7 दिन गुजारने होंगे। तांजीरो को जंगल में कई सारे डीमन मिलते हैं और वह उन सब को अपने ओपनिंग ब्लेड और वाटर ब्रीदिंग स्टाइल से खत्म कर देता है। ओरुकोदाकी ने उसे अपनी नीचरिंग स्वॉर्ड दी है जो कि डेमन को मार सकती है। उसके बाद तांजीरो का सामना एक ऐसे डीमन से होता है जिसने साबिटो और माकुमो
को मारा होता है। उस डीमन को ओरुकोदाकी ने यहाँ कैप्चर किया होता है। यहाँ रहकर उस डीमन ने 50 से भी ज्यादा लोगों को मारा है और केवल ओरुकोदाकी के ही 15 स्टूडेंट्स को मार डाला है। वो फॉक्स का मार्क्स देखकर पहचान जाता है कि कौन ओरुकोदाकी का स्टूडेंट है। उसके बाद उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार तांजीरो उस डीमन के निक के करीब पहुंच जाता है और अपने ओपनिंग थ्रेड और वाटर ब्रीदिंग स्टाइल से उसके कठोर गले को काट देता है। तांजीरो उस डीमन को मारकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सारे डीमंस अपनी मर्जी से डीमन नहीं बनते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करना पड़ता है। ये मजबूर लोग होते हैं। उसके बाद भी उसे कई डीमन से लड़ाई करनी पड़ती है और आखिरकार वो दूसरी छोर पर पहुंच ही जाता है। उसके साथ फाइनल सिलेक्शन को पास करने वाले कुछ और भी लोग होते हैं। सभी चोटिल और थके हुए होते हैं। उसके बाद उन सबको एक एक बर्ड मिलता है जो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और सबके लिए कपड़े और तलवार भी बनाई जाती है। वापस ओरुकोदाकी के पास पहुंचकर तांजीरो देखता है कि नेजिको की हालत थोड़ी अच्छी हुई है। ओरुकोदाकी उसके इस काम से काफी इम्प्रेस होते हैं। वह उसे और भी तरह के डीमंस के बारे में बताते हैं जो कि ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और सुपर नेचुरल एबिलिटीज वाले होते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, पर उन्हें उम्मीद है कि तांजीरो उन सब का सामना कर सकेगा। वो तांजीरो को बताते हैं कि बाकी डीमंस लोगों का खून खाकर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, पर नेजुको ज्यादा से ज्यादा नींद लेकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, तो उसे इंसानी खून की जरूरत नहीं है। उसके बाद तांजीरो को अपनी तलवार भी मिल जाती है और उसे अपना पहला असाइनमेंट भी मिल जाता है, जहाँ लड़कियां अचानक से गायब हो रही है और उसे उस डीमन को खत्म करना है जो ऐसा काम कर रहा है। अपने पहले मिशन में जाने से पहले ओरुकोदाकी उसे कपड़े और तलवार से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं और एक खास बक्सा भी देते हैं जिसमें वह नेजुको को रख सके। यह बक्सा बहुत हल्का और मजबूत है। इसे पाकर तांजीरो बहुत खुश होता है और अपने असाइनमेंट के लिए निकल पड़ता है। वो अपने इस असाइनमेंट को अपने एबिलिटी और नेजुको की मदद से पूरा करता है। फिर उसे दूसरा असाइनमेंट मिलता है जहाँ उसकी मुलाकात कुछ समय के लिए डीमन के क्रिएटर कुबुत्सुजी मुजान से होती है और उसे पता चलता है कि ये मुजान ही है जिसने सारे डीमंस को बनाया है। और उसे पता चलता है कि जिसने इन सारे डीमंस को बनाया है वह खुद ही लोगों के बीच इंसान बनकर रहता है। वो मुजान को मारना चाहता है, लेकिन मुजान भीड़ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि तांजीरो कुछ कर नहीं पाता और मुजान वहाँ से निकल जाता है। मुजान तांजीरो को मारने के लिए अपने 2 डीमंस को भेजता है। उधर इसी बीच तांजीरो की मुलाकात 2 अच्छे वाले डीमन से भी होती है जो कि घायल लोगों की मदद करते हैं। उन्हें जीने के लिए बहुत कम खून की जरूरत होती है। वे लोग इस जरूरत को पूरा करने के लिए खून खरीद कर पीते हैं। लेडी डीमन तामायुको ने ही अपने बेटे डीमन को बनाया है। मुजान के बाद वही एक ऐसी डीमन है जो कि दूसरों को डीमन बना सकती है। तांजीरो उसे नेजिको को डीमन से वापस इंसान बनाने की बात कहता है। इस पर वो कहती है कि इसके लिए उसे नेजिको के ब्लड सैंपल को स्टडी करना होगा कि वो कैसे इतने दिनों तक बिना ब्लड के जिंदा है। साथ ही उसे मुजान से रिलेटेड पावरफुल डीमंस के ब्लड की भी जरूरत होगी। तांजीरो ये सब चीज लाने का वादा करता है। तभी मुजान द्वारा भेजे गए डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। उनमें से एक डीमन खुद को 12 डीमन मून का मेंबर बताती है। उनमें काफी लड़ाई होती है। तांजीरो एक डीमन को मार देता है, लेकिन दूसरा जो कि खुद को 12 डीमन मून का मेंबर बताती है उसे तामियो को अपने स्पेल की मदद से मुजान का नाम उस डीमन से बुलवाती है, जिससे कि डीमन भी मर जाती है। वास्तव में कोई भी डीमन मुजान का पूरा नाम जोर से नहीं बोल सकता। यह एक कर्स है। इससे डीमन के अंदर मुजान का ब्लड सेल उसे अपने आप ही मार देता है। उन्हें पता चलता है कि ये डीमन 12 डीमन मून की मेंबर नहीं थी, क्योंकि 12 डीमन मून की आंखों में नंबर होता है। ये 12 डीमन मून मुजान के सबसे शक्तिशाली डीमंस हैं। इसके बाद तांजीरो वहां से चला जाता है। क्रो द्वारा उसे और एक असाइनमेंट मिलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जेनोत्सु से होती है। वह एक दिलफेक आशिक है और डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर भी है। वह मिशन में जाने से बहुत डरता है, लेकिन किसी तरह तांजीरो उसे अपने साथ ले चलता है। वे उस डीमन वाले जगह पर जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात और एक डीमन स्लेयर से होती है जो कि इनिस्को होता है, जो कि पहले से ही उस डीमन के पीछे पड़ा है। उस डीमन को रेयर ब्लड की जरूरत थी, इसलिए उसने रेयर ब्लड वाले बच्चे को पकड़ रखा है, क्योंकि इस ब्लड को पाने से वो 12 डीमन मून के लोअर 6 में अपनी जगह रिक्लेम कर सकता था। पर तांजीरो ऐसा होने नहीं देता और उस डीमन को मार डालता है। हमें इस दौरान जेनोत्सु की भी शक्ति का पता चलता है, जो कि होश में ना होने पर लाइट की स्पीड से दूसरे डीमन को खत्म कर देता है, लेकिन होश आने पर वह फिर से डरपोक बन जाता है। इसके बाद बाहर इनोसुके तांजीरो के बक्से को खोलना चाहता है। उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर एक डीमन है, पर जेनेत्सु उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी तांजीरो वहां आकर सारी बात बताता है कि उसके अंदर उसकी बहन है, पर इनोसुके को इसकी परवाह नहीं है। वो नेजुको को मारना चाहता है, जिसके कारण उसके और तांजीरो के बीच लड़ाई भी होती है। अंत में तांजीरो उसे अपने हेड से उसके हेड में इतनी जोर से टक्कर देता है कि वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है।
वास्तव में इनोस्के दिखाना चाहता है कि वो तांजीरो से ताकतवर है। फिर उन तीनों को एक और असाइनमेंट मिलता है जिसमें उनको पहाड़ी की तरफ जाना होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें रेस्ट और रिकवर होने के लिए एक रेस्ट हाउस में भेजा जाता है। वहाँ जेनेत्सु को नेजुको दिखती है। नेजुको को देखते ही वो नेजुको के पीछे पड़ जाता है। अगले दिन वे लोग वहाँ से माउंटेन के जंगलों में निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें किसी पावरफुल डीमन का एहसास होता है, लेकिन जेनेत्सु डर के कारण आगे नहीं जाता और वहीं बैठ जाता है। तांजीरो और इनोस्के आगे चले जाते हैं। जंगलों में उन्हें कई डीमन स्लेयर की बॉडी मिलती है, कुछ मरे हुए और कुछ घायल। उनमें से एक डीमन स्लेयर किसी तरह बच जाता है। वह उनको बताता है कि यहाँ आते ही सभी डीमन स्लेयर एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से सभी ने एक दूसरे को मार डाला। तभी बाकी घायल डीमन स्लेयर उन पर हमला कर देते हैं। लड़ने के दौरान उन्हें पता चलता है कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली की तरह। एक वेब उनको कंट्रोल कर रही है। वे उन वेब्स को काट देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन अपने वेब्स से उनको कंट्रोल कर रही होती है। वो किसी तरह उस डीमन के पास बाकियों से बचते हुए पहुंच जाते हैं और उस डीमन को मार देते हैं। लेकिन वहाँ तांजीरो को पता चलता है कि यहाँ और भी कई सारे डीमंस हैं। उनके साथ ही 12 डीमन मून का मेंबर भी है। उधर जेनेत्सु अकेला पड़ जाता है। घबराकर वह भी तांजीरो को ढूंढते हुए जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ उसका सामना एक आदमी के सिर वाले मकड़ी डीमन से होता है। वह उस डीमन से बहुत भागता है, पर वहाँ कई सारी मकड़ियाँ होती है जिनमें से एक उसे काट देती है और उसके अंदर उस डीमन का जहर चला जाता है। वह डीमन उससे कहता है कि तुम भी अब कुछ देर में हम में से एक हो जाओगे। जेनेत्सु बहुत डर जाता है। वह अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसके ट्रेनर ने उसे बचाया था और उसे ट्रेनिंग दी थी, पर वह बहुत कायर और डरपोक था। इसी बीच उसके ऊपर एक बिजली गिरी थी जिससे उसके बालों का रंग भी बदल गया था, पर इस पर भी उसके ट्रेनर ने उसे बचाया। लेकिन आज डेमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर होने पर भी वह वैसा ही कायर और डरपोक है और अब वह मॉन्स्टर बनने वाला है। तभी डर की वजह से वह बेहोश हो जाता है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आती है और वह बिजली की रफ्तार से उन सारे डीमंस को मार देती है और खुद जहर के असर से कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। वो थैंकफुल होता है अपने ट्रेनर पर और वहीं वह बेहोश हो जाता है। उधर डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड को पता चलता है कि उनके काफी स्लेयर मारे जा चुके हैं और जंगल में एक 12 डीमन मून का मेंबर भी है। इसलिए वो उसे मारने के लिए 2 हाशिरास को वहां भेजते हैं, जिनमें से एक है गियू और दूसरी है शिनोबू। हाशिरा डीमन स्लेयर कॉर्प के पिलर्स होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो दोनों उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर तांजीरो और इनोस्के को एक और पावरफुल डीमन मिलता है। वह इतना शक्तिशाली है कि तांजीरो की नीचरिंग ब्लेड भी उसे काट नहीं सकती। वह तांजीरो को बहुत दूर फेंक देता है। उन्हें लगता है कि यही 12 डीमन मून का मेंबर है। अब इनोस्के उस डीमन के सामने अकेला है। वो डीमन इनोस्के की तलवार को तोड़ देता है और उसे बहुत जख्मी बना देता है। वह इनोस्के को मारने ही वाला होता है कि तभी हाशिरा रियू वहां आ जाता है और एक ही झटके में उस बड़े से डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। उधर दूसरी ओर हाशिरा शिनोबू भी जेनेत्सु के पास पहुंचती है और जेनेत्सु के अंदर भरे जहर को निकालने में मदद करती है। लेकिन तांजीरो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां एक डेमन अपनी बहन को लड़ाई से भागने के लिए सजा दे रहा होता है। यह देखकर तांजीरो उसे रोकता है और उसके फैमिली के प्रति उसके बॉन्डिंग को नकली कह देता है। यह बात उस डेमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह तांजीरो को अपने वेब्स से हमला करने लगता है। तांजीरो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डिफेंड करता है। उसे पता चलता है यह डेमन बहुत पावरफुल है। फिर जब तांजीरो उसके वेब्स पर वार करता है तो तांजीरो की तलवार ही टूट जाती है। अपनी वेब्स से वो डीमन तांजीरो को टुकड़े करने ही वाला होता है कि बीच में नेजुको आ जाती है और नेजुको का शरीर बुरी तरह से कट जाता है। यह देखकर वो डेमन कहता है कि मुझे भी तुम्हारी जैसी ही बहन चाहिए जो अपने परिवार के लिए मरने को भी तैयार हो जाए। वो डेमन कहता है कि अगर तुमने अपनी बहन को मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर तांजीरो गुस्से से उसे खत्म करने की धमकी देता है। फिर वो डीमन हंसते हुए अपने आंखों के सामने से बालों को हटाता है और कहता है तो तुम डुएल डीमन मून को मारना चाहते हो। इस डीमन का नाम है रुई, जो कि लोअर 5 डीमन है। तांजीरो किसी तरह रुई के गले में अपनी टूटी तलवार से वार कर लेता है, पर वह उसके गले को काट नहीं पाती। डेमन अपनी पूरी ताकत के साथ तांजीरो पर वेब्स अटैक करता है। तांजीरो को लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी उसे याद आती है कि उसके पिता गॉड ऑफ फायर के सामने प्रेयर के रूप में कागुरा डांस करते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि वो हर न्यू ईयर में ये डांस इसलिए करते हैं ताकि गॉड ऑफ फायर उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करे। इस विश्वास के साथ तांजीरो अपनी हिम्मत को हारने नहीं देता और अपने ब्रेथ ऑफ वाटर टेक्निक के साथ फायर फ्लेम एक्टिवेट कर देता है और रुई के वेब्स को तोड़ देता है। उधर नेजुको भी अपनी हिडन पावर एक्टिवेट कर देती है और दोनों मिलकर रुई की वेब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तांजीरो रुई की गर्दन को काट कर अलग कर देता है। तांजीरो को लगता है कि उसने रुई को मार गिराया है, पर रुई फिर से उठता है। उसे तांजीरो के हमला करने से पहले ही
खुद से अपने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, जिस वजह से वो मरता नहीं और अब वो अपने फुल पावर से तांजीरो को मारने के लिए हमला करता है कि तभी वहाँ हाशिरा गियू पहुंच जाता है और वह तांजीरो पर हुए रुई के हमलों को रोक देता है। रुई गियू पर भी हमला करता है पर गियू वाटर ऑफ ब्रेथ 11 फॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से उसके हमले को बेकार कर देता है और रुई की आंख झपकने से पहले ही गियू उसकी गर्दन को काट देता है। रुई मरने लगता है। मरते मरते हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में विकलांग पैदा होने की वजह से मुजान ने उसे डीमन बनाकर शक्तिशाली बनाया और रुई ने अपने माँ बाप को शर्मिंदा किया और उन्हें मार भी डाला था। वो हमेशा से एक सच्चा परिवार चाहता था, इसलिए यहाँ उसने एक डीमन का अपना परिवार बनाया था। अब मरते हुए उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने माता पिता को माफी मांगते हुए मर जाता है। यह सब देखकर तांजीरो उन सारे डीमन के बारे में सोचता है कि वे सब किसी मजबूरी में फंसे हुए ही इंसान होते हैं जिन्हें मुजान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और डीमन बनाता है। उसे मुजान पर बहुत अधिक गुस्सा आता है। लड़ाई समाप्त हो जाती है, सभी का इलाज किया जाता है। क्योंकि तांजीरो ने अपनी डीमन बहन नेजिको को अपने साथ रखा है और उसे मारा नहीं, इसलिए हाशिरा शिनोबु उस डीमन को मारना चाहती है पर दूसरा हाशिरा गियू नेजिको को बचाता है। इसके लिए दोनों हाशिरास में लड़ाई भी होती है, लेकिन तभी डेमन स्लेयर कॉर्प के हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि तांजीरो और नेजिको को कस्टडी में ले ले। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो 9 हाशिरास के सामने बंधा हुआ पड़ा है और उनमें से ज्यादातर हाशिरास नेजुको को मार देने की बात करते हैं क्योंकि उनको डीमंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये हाशिरास टॉप रैंक के डीमन स्लेयर्स हैं। उनकी अपनी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे फ्लेम, साउंड, लव, इंसेक्ट, स्टोन, मिस्ट, स्नेक, वाटर और विंड। विंड हाशिरा तो नेजुको पर तलवार भी चला देता है, जिससे गुस्सा होकर तांजीरो अपने हेड से मारकर उसे गिरा देता है। तभी वहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड ओयाकाता आते हैं। सभी हाशिरास उसके आगे सर झुकाकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। ओयाकाता उन्हें कहता है कि हमें तांजीरो और नेजुको को छोड़ देना चाहिए। भले ही वह एक डीमन है पर उसने इन 2 सालों में किसी को नहीं मारा है। पूर्व हाशिरा ओरुकोदाकी ने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि नेजुको से कोई खतरा नहीं है। इस पर कुछ हाशिरास अपनी असहमति प्रकट करते हैं। ओयाकाता उन्हें समझाता है कि यहाँ तांजीरो ही एक ऐसा इंसान है जो कि मुजान से आमने सामने मिला है और मुजान को नेजुको के पास आने की भी कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब नेजुको में कुछ तो ऐसा है जो कि दूसरों से अलग है। इस पर विंड हाशिरा मानने को तैयार नहीं होता और नेजिको की टेस्ट लेना चाहता है। वह अपना हाथ काटकर अपना खून नेजिको के सामने बहाता है। नेजिको बड़ी मुश्किल से खुद को रोकती है और मुंह घुमा लेती है। इसके बाद टेस्ट में पास होने की वजह से तांजीरो को नेजुको को रखने का परमिशन मिल जाती है। शिनोबु उन्हें अपने घर में इलाज के लिए ले जाती है। वहाँ तांजीरो, जेनित्सो और इनोस्के की काफी देखभाल की जाती है। साथ ही शिनोबु उन्हें रिकवरी ट्रेनिंग भी करवाती है। शिनोबु की बहनें केनाई और कानाओ इसमें उनकी मदद करती है। ट्रेनिंग में अच्छा करने के लिए तांजीरो फुल फोकस ब्रीथिंग टेक्निक को सीखता है। उधर फ्लेम हाशिरा रेंगुकू कहीं जा रहे होते हैं। शिनोबु के पूछने पर कि वे कहाँ जा रहे हैं, रेंगुकू कहता है कि एक अपर मून डेमन की खबर मिली है, इसी मिशन को पूरा करने जा रहा हूँ। रेंगुकू मिशन के लिए निकल जाता है। शिनोबु की बहन कानाओ तांजीरो के ही क्लास की है पर वो सक्सेसर है क्योंकि उसे हाशिरा ने ट्रेनिंग दी है। वो वास्तव में शिनोबु की एडॉप्ट की गई बहन होती है। बचपन में ही माँ बाप के मरने के बाद वो बहुत मुश्किलों में थी। उसे एक आदमी बेचने ले जा रहा था कि तभी शिनोबु ने ऐसा नहीं होने दिया और उसे अपने साथ रख लिया। कानाओ खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए वो सिक्का उछालकर फैसला लेती है। उधर ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो कानाओ से बार बार हार जाता है, लेकिन बाद में फुल फोकस ब्रीथिंग सीखकर वह कानाओ को ट्रेनिंग में हरा देता है। अब वे तीनों नेक्स्ट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तांजीरो शिनोबु को ब्रीथिंग ऑफ फायर के बारे में पूछता है पर शिनोबु को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वह उसे रेंगुकू से पूछने के लिए कहती है पर वो मिशन में गया है। अगले सीन में हमें लोअर मून की मुजान के साथ की गई मीटिंग दिखाई जाती है, जहां मुजान एक लेडी के रूप में आया हुआ है। मुजान लोअर मून से कुछ ज्यादा ही वीक होने के कारण गुस्सा करता है और उनका बार बार पोजीशन चेंज होना भी उसे अच्छा नहीं लगता। वह उनको अपर मून के बारे में बताता है कि अपर मून कई सालों से अनचेंज्ड है और अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि लोअर मून्स को ही वो खत्म कर देगा और सिर्फ अपर मून को ही रखेगा। वो सभी लोअर मून्स को मार देता है, बस एक को छोड़ देता है उसकी चालाकी और होशियारी की वजह से। वो उसे अपना और ब्लड देता है और उसे एक हाशिरा को मारने का हुक्म देता है और कहता है कि अगर उसने तांजीरो को भी मारा तो वह उसे और भी अपना ब्लड देगा। उधर शिनोबु डेमन स्लेयर कॉर्प के हेड ओयाकाता को तांजीरो को रेंगुकू के मिशन में भेजने की सलाह देती है। उसे तांजीरो के काबिलियत पर विश्वास है, साथ ही रेंगुकू से उसे अपने ब्रीथिंग ऑफ फायर की भी जानकारी मिलेगी जो कि उसके फादर यूज करते थे। ओयाकाता तांजीरो को मिशन में जाने का परमिशन दे देता है। इसके बाद तांजीरो केनेई और कानाओ को
सभी चीजों के लिए थैंक्स करता है। साथ ही वह कानाओ को समझाता है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोइन उछालने की जरूरत नहीं है, हमें अपने फैसले अपने दिल से लेने चाहिए। वे तीनों सभी को थैंक्स करके अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। उनके मिशन में उन्हें एक ट्रेन में जाना होता है। ट्रेन को तांजीरो और इनोस्के ने पहली बार देखा है। वे वहाँ अजीब हरकतें करने लगते हैं। जुनुत्सु उन्हें ट्रेन के बारे में अच्छी तरह से समझाता है और आखिरकार वे ट्रेन में चढ़कर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब उनका सामना होने वाला है एक अपर मून डीमन से और यहीं पर यह सीजन समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।